ये है अल्काट्राज जेल। मेनलैंड सैन फ्रांसिस्को से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच इस जेल को बनाया गया था। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक माना जाता है। इस जेल में सबसे कुख्यात और खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। यहाँ तक कि इस जेल से भागना एक तरह से असंभव है। लेकिन उस दिन तारीख थी 12 जून 1962। हर दिन की तरह उस सुबह भी अल्काट्राज जेल के गार्ड कैदियों की गिनती करने लगे। तभी उन्हें पता चला 3 कैदी गायब हैं। गार्ड तुरंत उन तीनों की सेल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा तीनों कैदी सोते हुए लग रहे थे। गार्ड ने कई बार आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद गार्ड ने डंडे से उनके सिर को छुआ और उसी पल वे सिर टूटकर जमीन पर गिर पड़े। तभी जेल प्रशासन समझ गया तीनों कैदियों ने अपने बिस्तर पर नकली पुतलों के सिर रखे थे और जेल से फरार हो चुके थे। इस खबर के मिलते ही पूरे आइलैंड में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन कहीं भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। वे तीनों कैदी एक ही रात में सिर्फ अल्काट्राज जेल से नहीं बल्कि पूरे आइलैंड से ही गायब हो चुके थे। लेकिन सवाल ये है कैसे? क्योंकि इस जेल के बाहर चारों ओर उग्र समुद्र था, ठंडा पानी था और उसके भीतर भयानक शार्क मछलियां थीं। इसी वजह से इस घटना को अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक माना जाता है। लेकिन जब पुलिस सर्च कर रही थी तभी जेल का एक कैदी एलन वेस्ट पुलिस के पास आया और बोला कि उसे पता है वे कैदी कब और कैसे जेल से भागे। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि इस पूरे एस्केप प्लान का मास्टरमाइंड वही था। पूरी प्लानिंग उसी ने की थी। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो फिर एलन वेस्ट खुद क्यों नहीं भागा? पुलिस एलन वेस्ट की बातों के मुताबिक उन जगहों पर सर्च करती है जहां उन तीनों के जाने की बात थी, लेकिन वहां जाकर भी वे किसी को नहीं ढूंढ पाते। आखिरकार FBI इस नतीजे पर पहुंचती है कि उन तीनों कैदियों का जेल से भागना यह सच था, लेकिन वे समुद्र पार नहीं कर पाए। समुद्र के बर्फ जैसे ठंडे कंपाते पानी में वे डूब कर मर गए। लेकिन यहीं पर 2 बड़े सवाल रह जाते हैं। पहली बार FBI कभी भी उन तीनों में से किसी का लाश बरामद नहीं कर पाई, यहाँ तक कि उनके कपड़ों का कोई एक टुकड़ा तक नहीं मिला। दूसरा सवाल और भी रहस्यमय है। एक दिन FBI के पास एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी थी उन कैदियों में से एक जॉन एंगलिन की। चिट्ठी में लिखा था, मेरा नाम जॉन एंगलिन है। मैं 1962 के जून महीने में अल्काट्राज जेल से भागा था। उस रात हम जेल से भागे तो थे, लेकिन यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। सिर्फ यही चिट्ठी ही नहीं, एंगलिन परिवार भी यह दावा करता है कि जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन के साथ उनका संपर्क था। यहाँ तक कि वे यह भी दावा करते हैं कि ये दोनों भाई अपने माता पिता के फ्यूनरल कार्यक्रम में भी मौजूद थे। लेकिन 17 साल तक जांच करने के बाद भी FBI उनकी किसी भी तरह की मौजूदगी का पता नहीं लगा पाई और आखिरकार उन्होंने इस केस को क्लोज कर दिया। और आपको बता दूं, आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है। अब सवाल उठता है, वे 3 कैदी कैसे अल्काट्राज जैसे हाई सिक्योरिटी जेल से सिर्फ भागने में सफल हुए और कैसे 17 साल तक FBI उन्हें खोजने में नाकाम रही, यहाँ तक कि आज भी कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। आज के इस वीडियो में मैं दुनिया की सबसे रहस्यमय जेल भागने की घटना को उजागर करूंगा, जो 60 साल बाद भी अमेरिका के इतिहास में सबसे सफल जेल भागने की घटनाओं में से एक मानी जाती है। साथ ही मैं बताऊंगा क्यों वह कैदी जिसका नाम एलन वेस्ट है खुद उस जेल से नहीं भागा। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होगा। अब हम कहानी के मुख्य अध्याय पर चलते हैं। पहले हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जो इस प्लान का मास्टरमाइंड होने का दावा कर रहा है, एलन वेस्ट। एलन बहुत कम उम्र से ही क्राइम वर्ल्ड से जुड़ गया था। उसने इतनी ज्यादा अपराध किए थे कि उसे अपनी जिंदगी में लगभग 20 बार से भी ज्यादा गिरफ्तार किया गया था। कार चोरी के आरोप में पहले उसे अटलांटा जेल में रखा गया और उसके बाद फ्लोरिडा जेल भेजा गया। लेकिन इन दोनों जेलों से वह बार बार भागने की कोशिश करता रहा। इसी वजह से आखिरकार उसे अल्काट्राज जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मतलब उस समय अमेरिका में यह माना जाता था कि अगर किसी इंसान को अल्काट्राज जेल भेज दिया जाए तो वह उस जेल से चाहकर भी कभी भाग नहीं सकता। अब हम कहानी के सेकंड कैरेक्टर फ्रैंक मॉरिस की तरफ आते हैं। अनाथ फ्रैंक ने महज 13 साल की उम्र से ही डकैती करना शुरू कर दिया था। इन्हीं अपराधों की वजह से पहले उसे फ्लोरिडा जेल में रखा गया, लेकिन वहां से भी वह बार बार भागने की कोशिश करता रहा और आखिरकार उसे भी अल्काट्राज जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब आते हैं कहानी के थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन की बात पर। ये दोनों आपस में सगे भाई थे। सिर्फ 14 साल की उम्र से ही उन्होंने डकैती शुरू कर दी थी। कोलंबिया में एक बैंक डकैती के आरोप में पहले उन्हें फ्लोरिडा और बाद में अटलांटा जेल ले जाया गया, लेकिन वहां से भी वे बार बार भागने की कोशिश करते रहे। इसी वजह से आखिरकार उन्हें भी अल्काट्राज जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब मैं आपको अल्काट्राज जेल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। अल्काट्राज जेल अमेरिका की सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल मानी जाती थी। यहाँ तक कि इसे एस्केप प्रूफ प्रिजन कहा जाता था, यानी ऐसी जेल जहाँ से कोई कभी भाग नहीं सकता। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर
प्रशांत महासागर के बीचों बीच चारों तरफ समुद्र से घिरे करीब 22 एकड़ के एक सुनसान द्वीप पर यह जेल स्थित थी। पूरी जेल एक विशाल चट्टान के ऊपर बनाई गई थी। इसी वजह से अल्काट्राज को दी रॉक भी कहा जाता था। शुरुआत में इस जेल का इस्तेमाल अमेरिकी मिलिट्री प्रिजन के तौर पर किया जाता था। बाद में इसे FBI प्रिजन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि इस जेल की सुरक्षा बेहद कड़ी थी, उसकी एक बड़ी वजह यह थी, यहाँ कैदियों की दिन में कुल 13 बार गिनती की जाती थी। हर एक घंटे में गार्ड हर एक सेल में जाकर चेक करता था उस सेल में मौजूद कैदी सच में उसी सेल के भीतर है या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए यह कड़ी निगरानी की जाती थी। जेल के बाहरी हिस्से को लगभग 25 फुट ऊंची लोहे की जाली से घेरा गया था। इसके अलावा आइलैंड पर मौजूद एक टॉवर से 24 घंटे कैदियों पर नजर रखी जाती थी। गार्डों को सख्त निर्देश दिए गए थे, अगर वे किसी प्रिजनर को भागने की कोशिश करते हुए देखें तो वहीं पर उसे गोली मार दी जाएगी। और इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अगर कोई इस निगरानी को पार करके भाग भी जाता तो उसके लिए इंतजार करता था समुद्र का बर्फ ठंडा पानी और विशाल विशाल लहरें, जिन्हें पार करके जिंदा किनारे लौट आना लगभग नामुमकिन था। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद इस जेल से कई कैदियों ने बार बार भागने की कोशिश की थी। तो इस तरह की एक हाई सिक्योरिटी जेल में इन 4 कैदियों को, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक साथ लाया गया। लेकिन इन चारों के बीच कुछ कॉमन बातें थीं। पहली बात, ये चारों बचपन से ही क्रिमिनल माइंडेड थे। दूसरी बात, ये सभी जिन जिन जेलों में पहले रह चुके थे वहां से बार बार भागने की कोशिश कर चुके थे और कई बार इसमें कामयाब भी हुए थे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी, ये सभी बेहद चालाक थे और हर एक किसी न किसी चीज में हाई स्किल्ड था। जैसे कि एलन वेस्ट को मैकेनिकल काम बेहद पसंद था और वह पहले से ही इस जेल में रह चुका था, जिसकी वजह से उसे जेल की लगभग हर छोटी बड़ी जानकारी थी। दूसरी तरफ जॉन और क्लैरेंस एंगलिन बेहद हाई स्किल्ड स्विमर थे। वे इतने अच्छे तैराक थे कि ठंडे बर्फीले पानी में भी आसानी से तैर सकते थे। और आखिरी व्यक्ति था फ्रैंक मॉरिस। वह इतना इंटेलिजेंट था कि उसका IQ लेवल 133 था, जो एक आम इंसान की बुद्धिमत्ता से काफी ज्यादा माना जाता है। उम्मीद है कि अब आपको इन चारों के बारे में एक मोटा मोटी अंदाजा हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि इस जेल से भागने की प्लानिंग इन्होंने आखिर कैसे की। एलन वेस्ट के मुताबिक इस जेल से भागने की प्लानिंग वे करीब 6 महीने से कर रहे थे। क्योंकि ये चारों अलग अलग सेल में रहते थे, इसलिए सिर्फ लंच और डिनर के वक्त जब सभी एक साथ इकट्ठा होते थे, उसी समय वे इस प्लान पर चर्चा करते थे। अब चूंकि एलन वेस्ट पहले से ही इस जेल में मौजूद था, इसलिए मेंटेनेंस का काम करते वक्त उसने नोटिस किया कि जेल के B ब्लॉक की हर सेल में बेसिन के नीचे वेंटिलेशन के लिए करीब 6 इंच का एक एयर वेंट या कहें एक घुलघुली बनी हुई है और उन घुलघुलियों को एक मोटी लोहे की जाली से ढक कर रखा गया था। उन्होंने तय किया कि जेल से भागने के लिए वे उन्हीं घुलघुलियों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें B ब्लॉक में शिफ्ट होना जरूरी था। इसके बाद वे अपने काम में लग गए। उन्होंने अलग अलग तरीकों से जेल के वार्डन को मना लिया ताकि उन्हें B ब्लॉक की सेल्स में शिफ्ट कर दिया जाए। एक बार जब वे B ब्लॉक की सेल्स में पहुंच गए तो वे रोज थोड़ा थोड़ा करके उन एयर वेंट्स को खोदकर बड़ा करने लगे। इस काम के लिए उन्होंने जेल की रसोई से एक चम्मच चुरा लिया था, लेकिन चम्मच से यह काम बहुत ज्यादा समय ले रहा था। तभी फ्रैंक मॉरिस ने जेल के एक वैक्यूम क्लीनर के मोटर का इस्तेमाल करके खुद ही एक ड्रिल मशीन बना ली। अब आपके मन में सवाल उठना लाजमी है, 4 कैदी जेल के अंदर बैठकर ड्रिल मशीन चला रहे हैं और आसपास किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगती। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? दरअसल जेल में कैदियों के लिए दिन का एक तय समय होता था जब उन्हें म्यूजिक सुनाया जाता था और इसी समय को म्यूजिक आवर कहा जाता था। तो ड्रिल करने के लिए उन्होंने यही समय चुना। जिस वक्त वे ड्रिल करते थे उसी समय उनमें से एक निगरानी करता रहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एयर वेंट के सामने लकड़ी और कागज से बना एक नकली दीवार भी तैयार कर रखी थी और कई बार उस जगह के सामने कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रख दिया जाता था ताकि किसी को उन पर शक न हो। वे उस दीवार को धीरे धीरे काटते रहे और उसे इतना बड़ा बना लिया कि एक इंसान आसानी से उसके अंदर से आ जा सके। जिन सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी दीवार के उस पार एक अंधेरा कॉरिडोर था जहाँ मोटी मोटी पाइपलाइंस लगी हुई थी। वे एयर वेंट के रास्ते सबसे पहले उस कॉरिडोर में पहुंचते और फिर उन्हीं पाइप्स के सहारे छत तक चढ़ जाते थे। सेल से बाहर निकलना अब उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया था, लेकिन इसके बाद उनके सामने सबसे बड़ा खतरा सिर्फ एक ही था, वे इस समुद्र को आखिर पार कैसे करेंगे। क्योंकि जेल से भागने के बाद अगर वे इसी आइलैंड के अंदर छिपने की कोशिश करते तो पुलिस उन्हें किसी भी वक्त पकड़ लेती। इसीलिए उन्होंने फैसला किया, सबसे पहले छत के ऊपर अपना एक वर्कशॉप तैयार करेंगे। प्लान यह था कि समुद्र पार करने के लिए वे एक इन्फ्लेटेबल बोट का इस्तेमाल करेंगे।
और उस बोट को बनाने के लिए वे रेनकोट का उपयोग करेंगे। आपको बता दूं, अमेरिका की जेलों में कैदियों को रेनकोट दिए जाते थे। उन्होंने अलग अलग बहानों से अपने पास कई रेनकोट जमा कर लिए, यहाँ तक कि कुछ रेनकोट उन्होंने चुरा भी लिए थे। इसके बाद उन्होंने उन रेनकोट्स को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया, जिसके लिए स्टीम पाइप से मिलने वाली गर्मी और साबुन से बने लिक्विड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया। इस तरह उन्होंने मिलकर एक बोट तैयार कर ली। सिर्फ यही नहीं, उन्हीं रेनकोट से उन्होंने अपने लिए कई लाइफ जैकेट भी बना ली। यहाँ तक कि कुछ पतली लकड़ियों और स्क्रू की मदद से उन्होंने एक पैडल भी तैयार कर लिया। रेनकोट से बोट बनाने का जो आइडिया था वह फ्रैंक मॉरिस ने दिया था, और यह आइडिया उसे पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की एक मैगजीन के आर्टिकल से मिला था। लेकिन छत पर बैठकर इस बोट को बनाना एक दिन में मुमकिन नहीं था। इसके लिए उन्हें रोज छत पर जाना पड़ता था। अब आपके मन में सवाल आता होगा, जब जेल में हर एक घंटे में गार्ड आकर कैदियों की सेल चेक करते थे, तो जब ये लोग छत पर जाते थे तब पकड़े क्यों नहीं गए? दरअसल इस परेशानी से बचने के लिए उन्होंने एक शानदार प्लान बनाया था। वे रोज जेल से मिलने वाला साबुन, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और कंक्रीट की धूल मिलाकर एक डमी सिर बनाते थे। इन डमी सिरों को पूरी तरह रियल दिखाने के लिए वे उन पर रंग करते और असली बाल भी लगाते थे। जब जेल के दूसरे कैदी बाल कटवाते थे तो ये लोग उन बालों को इकट्ठा कर लेते थे और रात के समय बिस्तर पर तकिया रखकर उसके ऊपर बेडशीट डाल देते थे और वही डमी सिर रख देते थे, ताकि बाहर से देखने पर ऐसा लगे कि वाकई वहां कोई इंसान सो रहा है। जब उनका काम पूरा हो जाता था तो वे फिर उसी कटे हुए दीवार के रास्ते अपनी सेल के अंदर लौट जाते थे। अंदर आने के बाद जिस जगह दीवार काटी गई थी उस पर थोड़ी सी सीमेंट लगाकर वह हिस्सा फिर से जोड़ देते थे। इसके बाद आता है वह दिन, 11 जून 1962। इसी दिन को उन्होंने पहले से ही भागने के लिए तय कर रखा था। प्लान के मुताबिक उस रात खाना खाने के बाद उन्होंने एयर वेंट पर लगी कंक्रीट की पतली परत हटाई और कॉरिडोर में निकल गए। लेकिन बदकिस्मती से एलन वेस्ट की सेल में एयर वेंट पर लगी कंक्रीट पूरी तरह सख्त हो चुकी थी, जिसकी वजह से एलन उसे तोड़ नहीं पाया और वह उन छेदों के जरिए कॉरिडोर तक नहीं पहुंच सका। बाकी तीनों कैदी उन छेदों के रास्ते कॉरिडोर में पहुंच गए। वे एलन का इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब एलन नहीं आया तो आखिरकार वे उसे वहीं छोड़कर किचन की लगभग 50 फुट लंबी पाइप के सहारे छत पर बने अपने सीक्रेट वर्कशॉप तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने किसी तरह गार्ड्स की नजर से बचते हुए 25 फुट ऊंची लोहे की बाड़ पार की और उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए, जहां से गार्ड्स की नजरों से बचना आसान था। फिर उन्होंने अपनी हाथ से बनाई हुई बोट को और उसी नाव से वे उस द्वीप से फरार हो गए। इधर जब एलन वेस्ट ने अपने वेंट्स की कंक्रीट तोड़ी और छत तक पहुंचा, उसने देखा कि उसके दोस्त पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे। उदास होकर वह अकेला रह गया। अगले दिन सुबह जब तीनों बंदी वहां नहीं मिले तो पूरे जेल में हड़कंप मच गया। जब FBI ने एलन वेस्ट से इस बारे में पूछा तो उसने खुद ही उनका पूरा प्लान बता दिया। वह बताता है कि उनकी योजना यह थी, उस नाव के जरिए वे पास के एंजल आइलैंड तक जाएंगे और वहां से मेनलैंड की तरफ बढ़ेंगे और जमीन पर पहुंचते ही वे एक गाड़ी और कुछ कपड़े चप्पल चोरी करके वहां से भाग निकलेंगे। अब एलन वेस्ट की बातों के मुताबिक FBI और US मिलिट्री एंजल आइलैंड के आसपास भी सर्च ऑपरेशन चलाती है। घटना के 2 दिन बाद उन्हें एंजल आइलैंड पर लकड़ी से बना एक पैडल और कुछ प्लास्टिक की थैलियां मिलती हैं। इन थैलियों के अंदर एंगलन ब्रदर्स की फैमिली फोटो और कुछ पर्सनल सामान मौजूद थे, और इन सब का मिलना इस बात का सबूत था कि एलन वेस्ट सच बोल रहा था। इसके अलावा आसपास तलाशी के दौरान उन तीनों की नाव और लाइफ जैकेट के कुछ टुकड़े भी मिलते हैं। इसके बाद उस पूरे इलाके में एक डीप सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन काफी खोजबीन के बावजूद भी उन तीनों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। आमतौर पर अगर कोई इंसान समुद्र में डूब जाता है तो 4 से 5 दिनों के अंदर उसकी डेड बॉडी समुद्र की सतह पर तैर कर आ जाती है या किसी बीच पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ तीनों में से किसी की भी डेड बॉडी कहीं नहीं मिली। FBI एंगलन ब्रदर्स की फैमिली पर की गई निगरानी रखे हुए थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने अपने परिवार से भी किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया, यहाँ तक कि पूरे सैन फ्रांसिस्को में हर जगह उनकी तस्वीरें लगा दी गई और आसपास के कई शहरों में भी उनकी तलाश की गई, लेकिन कहीं से भी उनका कोई टिकट तक नहीं मिल पाया। इस तरह लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई भी एविडेंस न मिलने पर FBI ने उसी तरह का एक टेम्पररी बोर्ड तैयार किया और उन्होंने एक टेस्ट रन किया। वे समुद्र के पानी में बड़ी बड़ी लहरों के बीच उस टेम्पररी बोट को लेकर जमीन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि उस खराब मौसम को पार करके जमीन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और आखिरकार वे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि वे तीनों समुद्र में डूबकर मर गए। अब FBI का यह कंक्लूजन कितना गलत था, ये महज 2 साल के भीतर ही साबित हो जाता है, जब अल्काट्राज जेल का एक और प्रिजनर, जो रबर ग्लव्स की मदद से सिर्फ वाटर विंग्स बनाकर तैरते हुए गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच गया था, जहां उसे बेहद गंभीर हालत में पाया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक होने के बाद उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया गया।
अब जहां एक आम इंसान सिर्फ तैरकर गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच गया था, वहां इन तीनों के पास एक टेम्पररी स्विमिंग बोर्ड मौजूद था। साथ ही एंगलिन ब्रदर्स स्विमिंग में हाई स्किल्ड थे और इसके साथ ही जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इस रहस्य की गुत्थी और भी उलझती चली गई, क्योंकि एंगलिन फैमिली का दावा है कि जेल से भागने के बाद से ही उनके घर के मेल बॉक्स में जो और जेरी नाम के 2 लोगों के नाम से क्रिसमस कार्ड आते रहते थे। यहाँ तक कि वे अपनी माँ के लिए मदर्स डे पर भी कार्ड भेजते थे और ये कार्ड तब तक आते रहे जब तक उनकी माँ जिंदा थी। और इन कार्ड्स पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था, टू माई मदर्स फ्रॉम जॉन। और बाद में वेरिफिकेशन में यह भी पाया गया कि इन कार्ड्स की हैंडराइटिंग एंगलिन ब्रदर्स की हैंडराइटिंग से बिल्कुल मेल खाती थी, लेकिन इन चिट्ठियों पर किसी तरह का पोस्टमार्क नहीं होता था। इस वजह से यह पता लगाना संभव नहीं था कि ये चिट्ठियां कहां से भेजी गई थीं। यहाँ तक कि उनकी फैमिली यह भी बताती है कि उनकी माँ के फ्यूनरल के दौरान 2 लंबी और जरूरत से ज्यादा मेकअप की हुई अजीब दिखने वाली महिलाएं आई थीं, जो समारोह के एक किनारे खड़ी होकर कुछ देर रोती रहीं और फिर कहीं चली गईं। और उन्हीं 2 महिलाओं को उन्होंने अपने पिता के फ्यूनरल में भी दोबारा देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जॉन और क्लैरेंस एंगलिन के बड़े भाई रॉबर्ट की मौत से ठीक पहले उसने अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को बताया था कि 1963 साल से ही जॉन और क्लैरेंस उसके साथ संपर्क में थे। सिर्फ यही नहीं, उनके एक फैमिली फ्रेंड ब्रिज ने यह भी बताया कि उसने 1975 में रियो डी जेनेरियो सिटी में एंगलिन ब्रदर्स से मुलाकात की थी और इसके सबूत के तौर पर उसने एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें दोनों भाई काले चश्मे पहने खड़े हुए थे। अब जब इस तस्वीर को मॉडर्न टाइम्स में एआई की मदद से टेस्ट किया गया तो यह सामने आया कि यह तस्वीर वाकई एंगलिन भाइयों की ही थी। इस घटना के सबसे अंत में जो ट्विस्ट आता है वो लगभग 60 साल बाद 2018 में सामने आता है, जब सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक चिट्ठी आती है जिसमें चिट्ठी लिखने वाला यह दावा करता है कि वही जॉन एंगलिन है जो अपने भाई क्लैरेंस एंगलिन और फ्रैंक मॉरिस के साथ 1962 में किसी तरह अल्काट्राज जेल से भाग निकला था। वह आगे यह भी बताता है कि फ्रैंक की 2018 में मौत हो गई और उसे किसी दूसरे नाम से अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया है और क्लैरेंस की 2011 में मौत हो चुकी है। वह इतने सालों बाद यह चिट्ठी इसीलिए लिख रहा है क्योंकि उसे कैंसर हो गया है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर सरकार यह वादा करे कि उसके इलाज की सारी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी तो वह उस दिन की सारी घटनाएं सरकार को बता देगा और वह खुद सरेंडर कर देगा। लेकिन FBI का कहना है कि यह एक झूठी चिट्ठी थी और इसके बाद 2018 से लेकर आज तक ये केस अनसॉल्व्ड ही बना हुआ है। आपको क्या लगता है, उस दिन क्या वो तीनों जेल से भागने में कामयाब हो पाए थे या फिर वे समुद्र में किसी शार्क मछली का शिकार हो गए थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस तरह के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए।